मेरी उम्र 33 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस मोड़ पर थी जहां लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में चांदी उतर जाए उसके बाद तो लोग औरत को बेकार समझने लगते हैं। बस मैं भी उसी उम्र में थी। अब मैं किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच रही थी, पर एक दिन तो हद हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उम्र में तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसकी 3 बार तलाक हो चुकी हैं। उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी कपकपी शुरू हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार शादी हो चुकी है और एक भी पत्नी उसके पास नहीं रुकी। भला जिसकी 3 बार तलाक हुई हो वो किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर मेरी माँ ने अगले ही पल एक अजीब बात कही, तुम पूछोगी नहीं तलाक होने के पीछे क्या कारण थे? मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। मेरी माँ खुद ही बताने लगी कि बेटा, लड़का एक ही है, उसके घर में ना माँ है ना बहन है, बस एक बूढ़ा बाप है। उसकी उम्र 60 साल है। उस बाप बेचारे ने तो हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है और तलाक लेकर चली जाती है तो उस बूढ़े पर तरस आता है। उस बेचारे बुढ़े की अब जिंदगी कितनी रह गई है? उसका बेटा भी क्या करे? अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नियां उसके बाप पर इल्जाम लगाती हैं तो वो उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उसके बाप को भी संभाल लो, उसकी सेवा करो, उसका दिल जीत लो, तो फिर कभी भी कोई समस्या नहीं होगी तुम्हें। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पापा का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है अगर तुम उस आदमी को अपने बाप समान समझो, उसकी खूब सेवा करो, तो तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आता है। माँ की बात ने मुझे चौंका दिया था, साथ ही साथ मैं मायूस भी हो गई थी कि किसी का बाप इतनी ज्यादा तलाकों की वजह कैसे बन सकता है। ये इल्जाम सास के ऊपर होता तो एक बार को मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कम होती है, तो वो उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में उस बूढ़े के अलावा कोई और था भी कौन? हो सकता है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर बात तलाक तक जा पहुंचती हो। लेकिन मैं बात को जितना छोटा समझ रही थी वो इतनी छोटी हरगिज नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मैं आगे के दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ, और जिससे मुझे अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर को भी। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो हम लोग गरीब थे, भर भर के दहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे। और दूसरा, मैं मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। पढ़ी लिखी थी लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। रंग सांवला था लेकिन मेरे नयन नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वही बात कि लड़की गोरी होनी चाहिए, बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। खैर, मैंने अपने होने वाले पति से मिलने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की। मैंने माँ से कहा कि कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूं। उस लड़के से मिलने के बाद मैं एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती हूँ कि आखिर पता तो चले कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली कि नहीं बेटी, उसके बाप की ये आज्ञा नहीं है। उसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत सेंसिटिव है। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का लड़के के बाप दोनों आ रहे हैं, तुझे कोई बात करनी है तो उसी समय कर लेना। लेकिन मैं तुझे ये इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के बाप से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों को तो शोभा देती हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, लड़के लड़कियों में भेद पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वो अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकें। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 5 बजे आ गए थे। मैं लड़के के बाप को देखकर दंग रह गई। जिसे मेरी माँ ने 60 साल का बुढ़ा कहा था, वो तो 45 से 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि बाप बेटा नहीं, दोनों छोटे और बड़े भाई हैं। वो बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही शातिराना नजरों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वो ज्यादा नजरें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब मैं तो कुछ ऐतराज कर नहीं सकती थी, वरना मेरी माँ कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते रहते हैं। जाते हुए मेरे ससुर ने मेरी गोद में 10,000 रुपये रख दिए।
मुझे अपने ससुर की ये हरकत बहुत अजीब लगी। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर हाथ रखा, कहा, आज से तुम हमारी बेटी हुई, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता रहता हूँ। वो आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था, लगता नहीं था कि कोई उसकी वजह से तलाक ले सकता है। वो भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही स्मार्ट हैंडसम था और अमीर भी बहुत था। खैर, मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अगर उस बूढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। मेरी माँ कहने लगी, तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह जबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती हैं। बिना किसी ठोस वजह के अगर अपने ससुर से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की। अपनी माँ की इतनी खतरनाक नसीहत सुनकर मेरा दिल कांप गया और माँ की नसीहत सुनकर मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक दोस्त गुंजन ने बताया, जिसे सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। गुंजन कहने लगी, मैं इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो अच्छी नहीं है। मैंने सुना है ये कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश टाइप का है। मैंने गुंजन से पूछा, लेकिन तुमने उन लोगों को कब देखा? कहने लगी, जब वो कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस समय मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी और तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी, ये वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को तलाक दे चुका है। गुंजन की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा होने वाला पति अपनी 3 तलाक होने की वजह से पहचाना जाता है। गुंजन फिर बोली, मुझे तो ये पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की तलाक तुम्हारे ससुर की वजह से हुई है। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने गुंजन से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले पति की 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है? गुंजन कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर ये बुढ़ा ठरकी है। जरूर कुछ ऐसी हरकतें करता होगा कि उसकी बहुएं तलाक लेकर चली जाती हैं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और उसका बेटा होते हैं। अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि जो बुढ़ा कहीं से नहीं लगता, खुद भी जवान लगता है, चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होते होंगे, देखने में अच्छा भला जवान लगता है। गुंजन की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन पैदा हो गई थी। जरूर कुछ गड़बड़ है जिसे मेरी माँ मुझसे छुपा रही हैं, और वो मेरे होने वाला ससुर और मेरा होने वाला पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी माँ से कहीं तो मेरी माँ कहने लगी, भगवान का डर करो लड़कियों, बुढ़ापा तुम पर भी आना है और तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है। तुम बुढ़ापे की वजह से किसी से नफरत नहीं कर सकती। हमारे ज़माने में लड़कियां कितनी समझदार होती थीं, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अक्ल ही नहीं है। छोटी सी बात पर ही अपना घर बिगाड़ कर बैठ जाती हैं। मेरी माँ ने गुंजन को भी डांट दिया। जब मेरी माँ चली गई तो गुंजन कहने लगी, अच्छा सुन हर्षिता, ऐसा कर, तू अपनी पति से ही बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी पहले 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। मैंने गुंजन को बताया कि मेरी माँ ने इस बारे में साफ मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। गुंजन ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। पूरी जिंदगी उस नरक में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। गुंजन की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होकर शादी हो जाना थी। बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। बहुत ही सादगी से शादी होनी थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि हर्षिता की शादी हो रही है, और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को छोड़ चुका है, वो भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना, मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी तलाक ना हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब अमित मेरे पास आए तो कहने लगे, तुम्हें यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दी है, ये बात तो तुम्हें ज़रूर पता होगी। लेकिन जिस कारण से मैंने उन 3 लड़कियों को तलाक दी है, मैं चाहूँगा कि वो कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को तलाक क्यों दी? मेरी बात सुनकर अमित के चेहरे पर दुख उभर आया। कहने लगे, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने मेरे बाप के साथ। इससे आगे अमित कुछ बोल ही नहीं पाए।
थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को। मैंने अपने पति अमित से कहा, लेकिन मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों पत्नियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गईं। मुझे पहले से पता होगा तो मैं सावधान रहूंगी और कुछ गलत नहीं करूंगी जो तुम्हारी और 3 पत्नियों ने किया। मेरी बात सुनकर अमित बोले, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुछ दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? अमित बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त गिले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। रोज रोज की झिकझिकबाजी मुझे पसंद नहीं। और इंसान जिससे शादी करता है उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मैं मोहब्बत में विश्वास रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम मत लगाना। मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से गई हैं वो इसी वजह से गई हैं कि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर थीं। अमित की बात सुनकर मुझे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अमित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना, मेरे पापा की इज्जत करना, पापा के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही साफ तौर पर समझा रहा हूँ कि अपने पापा के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पापा के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगी तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। अमित की बात अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती, तो मेरे छोटे बहन भाइयों की जिंदगी संवर जाती। मेरे माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी जिंदगी में खुशियां बहार बनकर आ जाती। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा देना था। मैंने अमित को विश्वास दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पापा को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर अमित खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर मैं तो दंग रह गई। अमित बोले, हर्षिता, तुम्हें पता है मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने नामे सिर हिला दिया तो अमित बोले कि मुझे मेरे पापा ने लेकर दी है कि दुल्हन को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पापा ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी। 3 तलाकों के बाद मैंने अंगूठी उनसे वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी उन्हें इतना पैसा दिया कि वो चाहें तो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, ये बात हमारा भगवान जानता है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि हमारा समाज ऐसे मामलों में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई, और वैसे भी वो अपनी पहली तीनों पत्नियों की बुराई कर रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई। उन्हें अपनी पुरानी पत्नियों में से किसी के साथ भी हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर अंदर कमरे में बिना दस्तक दिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथों में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन अमित जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पापा, आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना, सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। अमित बोले, थैंक यू पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर अमित ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर चले गए। अमित ने गेट बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? अमित कहने लगे,
मुझे दूध पसंद नहीं, दूध पीने से मेरा जी मिचलाने लगता है। लेकिन जब पापा मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पापा का दिल रखने के लिए दूध ले लेता हूँ, लेकिन उसे पीता नहीं। खिड़की के नीचे कटोरा रखा हुआ है, दूध उसमें डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर दूध को पी जाती है। तुम टेंशन न लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमित की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा लेकिन अमित ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के अमित का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अमित ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिशों में भिगोए रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वो तीनों लड़कियां क्यों चली गई थीं। सुबह मेरी आंख खुली तो अमित बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैं चुप रही। एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात, वो मेरे पति के पिताजी थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पिताजी को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी। बोले, बेटी, ये बहुत ही शुभ चुन्नी है। शादी का पूरा पहला दिन तुम इसे पहनकर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैं अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी लाकर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चुन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का मुझे इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में अमित बाहर आ गए थे। अपने पापा को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ। मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। अमित बोले, पापा की बात मानना और पूरे दिन ये चुन्नी को पहनकर रखना। मैं अमित से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पापा के चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती। वो हर वक्त मेरे आसपास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज़्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और अमित बहुत पास पास बैठे होते और अमित मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और अमित को हाथ पकड़कर उठा देते और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी बातें नापसंद थीं। अगर यही सब अमित करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अमित तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में बिजी हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में कहीं ये एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वो हमेशा उसमें ताला डालकर रखते। जब सोने जाते तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने अमित से कहा कि अमित, तो तुम्हारे पापा कमरे में ताला क्यों डालकर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर अमित तो थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पापा की ये पुरानी आदत है, वो अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे भी अपने कमरे में जाने नहीं दिया। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो, पापा के कमरे को ऐसा ही रहने दो। हमारे घर में एक काम वाली भी आती थी। उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी से नहीं करवाते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वो अपने कमरे को हमेशा ताला लगाकर रखते। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था जैसे कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज़ अपने घर को साफ करते हैं तब भी गंदा हो जाता है, और फिर पापा के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई थी। मैंने यही बात अमित से कही तो अमित बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पापा से आज्ञा ले लो, अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। अमित की आज्ञा मिलते ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली आई। आज दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे। मेरी तरफ से उनकी पीठ थी। मैंने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं।
क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक लेडीज कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई थीं। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मेरी सास को तो गुजरे हुए न जाने कितना समय हो गया था। फिर भला मेरे ससुर के कमरे में लेडीज सामान क्या कर रहा था? आहट पर मेरे ससुर ने चौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। मैं भी बाहर ही चलता हूँ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, पापा जी, चाय तो मीना बना रही है, आप चलें चाय पी लें। तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना कितना गंदा हो रहा है। मेरी बात सुनकर ससुर जी और भी ज्यादा डर गए। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज की रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब पापा जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी? मैं बाहर आ गई। तब तक मीना चाय बनाकर ले आई थी। मैंने बेमन से चाय पी और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त गुंजन का फोन आया। कहने लगी, हर्षिता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं। वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहले की पत्नियां आखिर कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ से आई थीं और कहाँ गईं। जरूर कुछ दाल में गड़बड़ है। जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का बिजनेस करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। गुंजन की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वो सारे लेडीज कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों के ही थे। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा था तो फिर मैं भी इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी मैं अब। एक रात जब पानी लेने बाहर